स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे रीजनिंग कवर कर रहे हैं और रीजनिंग में अब तक हमने 3-4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए हों, अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज एनालॉजी। अब ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस ईजी भी है और इंटरेस्टिंग भी, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप मतलब लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूले, जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में बोलती ही हूँ। ओके, अब देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो सीसेट हो या फिर अदर कोई वनडे एग्जाम हो जहाँ रीजनिंग आती है, ठीक है। तो वहाँ एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इफ़ आई टॉक अबाउट सीसेट, ठीक है, तो सीसेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वेराइटीज़ में, नॉट ओनली ऑन सिंगल टाइप। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप पे बेस्ड आते हैं, 3-4 टाइप्स हैं जो इसमें पूछे जाते हैं और वहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिकली इसको कवर करेंगे। अब देखिए, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो यहाँ पे देखिएगा आप। हम हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट, कि जो एनालॉजी होता है भाई, बेसिकली इसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता, ठीक है, और इंग्लिश में एनालॉजी। और अब देखिए, जो एनालॉजी है तो बेसिकली इसमें कितने टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, कुछ आपके हिंदी वर्ड से स्पेसिफिकली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी में ही क्वेश्चन आएगा। कुछ आपके इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड होते हैं, जिसमें इंग्लिश वर्ड जो लिखा है भाई उसका अलग से दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं होगा। इंग्लिश कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जो हिंदी में देखने को मिलेंगे और कुछ इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। और जो कॉमन होते हैं तो उनके लिए वो ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर्स पे बेस्ड एनालॉजी पूछी जाती है और इमेजेस पर बेस्ड एनालॉजी भी पूछी जाती है। तो हम यहाँ पर इन चारों टाइप के 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, कुछ चीज़ें अब आता है तो क्या आता है, ये टॉपिक ऐसा है भाई अपने आप में कि इसमें ना कहीं से भी उठा के चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ नंबर्स वाला है तो नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और वो है तो क्या बोलते हैं, इमेज है तो इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कई तरीके के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसमें से कुछ टाइप मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं एनालॉजी की, तो इसमें ना कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, तो उन सेक्टर्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें एक तो मैंने आपको ये बताया कि हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड, नंबर और इमेज। तो अब ये हिंदी वर्ड, तो हिंदी वर्ड में क्या, कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे सेक्टर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में कहाँ से, है ना, इस तरीके से। तो वो हम देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें जनरली लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, तो भाई जो आपका जीके जीएस है, जीके जीएस में कहीं से भी उठा के ना कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि अगर फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू सेकेंड वर्ड, तो बताइए थर्ड वर्ड इज रिलेटेड टू विच वर्ड, है ना। इस तरीके से कि अगर पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से है तो उसी संबंध पे बेस्ड तीसरे शब्द का संबंध चौथे शब्द से कैसे होगा, इस तरीके के। अब इनमें जो शब्द हैं वो जीके जीएस के सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ तो डायरेक्ट मिसिंग नंबर से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। जब हम मिसिंग नंबर पढ़ेंगे तब हम उसको वहाँ पे बताएंगे आपको कि कैसे। और अब जीके जीएस है और कुछ तो इमेज वाले, अभी मैंने बताया आपको कि 4 इमेजेस होंगी, 4 में से 2 एक दूसरे से जिस वजह से रिलेटेड होंगी वही वजह आपको रिमेनिंग में देखनी पड़ेगी। अब ये जो जीके जीएस वाला पोर्शन है ना, तो भाई इसमें ना साइंस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ओके। फिर साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में यूनिट से क्या बोलते हैं वो, केमिकल सिंबल और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ओके। बायो में यहाँ पे कोई भी डिसीज़ या फिर कोई बीमारी या फिर स्टडी ऑफ समथिंग, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखें तो फिज़िक्स में भी यूनिट जो होती हैं कि करंट की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट क्या है, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस यूनिट में भी एनालॉजी में पूछे जाते हैं,
ओके। और अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, तो इसमें कई बार कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, समटाइम्स आपको करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या देखने को मिल सकता है, और अगर हम देखें तो गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से गेम्स होते हैं, उनमें कितने प्लेयर्स होते हैं, वो गेम्स कहाँ खेले जाते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस भी 4 के रिलेशन में पूछा जा सकता है। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो और क्या होता है भाई, एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि एनिमल्स के जो बेबीज़ होते हैं तो किस एनिमल के बेबी को क्या कहते हैं, या फिर एनिमल के ग्रुप को क्या कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ उससे रिलेटेड क्या बोलते हैं, जनरल जो इंग्लिश वर्ड होते हैं, इंग्लिश वर्ड में मीनिंग, किसका मीनिंग क्या निकल रहा है, या फिर जो वर्ब्स होती हैं उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ओके। और अगर हम और डीप में जाएं तो इसमें और क्या आ सकता है, साइंस हो गया, कंट्री, करेंसी, गेम्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एनालॉजी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे सब्जेक्ट्स में से कहीं से भी 4 शब्द के कनेक्शन को बना के आपसे पूछ लेगा कि आप बताइए इसमें क्या आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये आप देखो तो सोचो अरे ये तो डिफ़िकल्ट होगा, नहीं होगा। क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 2 आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर लेंगे, फंसेंगे रिमेनिंग 2 में, तो वो भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कुछ तो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, है ना। जो हमारी प्रैक्टिकल जो लाइफ है, जैसे बुक है तो बुक का काम हमारा पढ़ना है ना, तो पूछ लेगा पेन का काम क्या है, लिखना है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है कि आप ना कर पाओ। तो अब ये जो सेक्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, इन सेक्टर्स की आपको एक नॉलेज तो होनी चाहिए, और उम्मीद करूँगी कि नॉलेज होगी। वाई? बिकॉज आप मेन सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही रहे होगे ना, तो वहाँ पे ये सब आप पढ़ते हो। पूरी देश दुनियादारी से रिलेटेड कहीं से भी कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका आप मीनिंग निकाल पाओ, ऐसा नहीं होगा कि आपसे बने ही ना, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर। तो बेसिकली हम इनकी बात करेंगे क्वेश्चन में, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज कि इफ श्रीलंका इज रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट, मतलब जो श्रीलंका है, ठीक है, ये जो श्रीलंका है इसका संबंध कॉन्टिनेंट यानी कि द्वीप से है, तो क्या संबंध है, पहले तो आप ये बना लीजिए। तो आपको बताना है कि भारत दैट इज इंडिया का संबंध किससे होगा, ठीक। आपके ऑप्शंस है यहाँ पे, एशिया होगा, ओशियन होगा, पेनिनसुलर इंडिया होगा, या प्लेट्यू होगा। मतलब एशिया को वो एशिया ही लिख के देगा भाई हिंदी में आपके लिए, ठीक है। और ओशियन को महासागर, पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत, इसके लिए वर्ड आपको हिंदी में देखने को मिल सकता है प्रायद्वीपीय भारत, ओके। और प्लेट्यू दैट इज पठार, और यहाँ पे ओशियन महासागर, ठीक, इस तरीके से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को तो ये ऑप्शंस हैं। तो आपको बताना है कि श्रीलंका को द्वीप कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो जो श्रीलंका है वो क्या है, एक कॉन्टिनेंटल कंट्री ही तो है ना, कॉन्टिनेंटल द्वीप है वो, ठीक है, देश है, सॉरी। तो द्वीपीय देश है कौन, श्रीलंका। तो वैसे ही जो भारत दैट इज इंडिया है, जो भारत है वो कैसा है भाई, वो प्रायद्वीपीय देश है, ठीक। इस तरीके से आपको रिलेट करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। पठार और भारत का ऐसा कनेक्शन नहीं है जैसे श्रीलंका और द्वीप का है। तो आपको बेसिकली जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का रिलेशन दिखाया गया है उसी बेसिस पे आपको रिमेनिंग टर्म्स ऑप्शंस में से चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उस बेसिस पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेनिनसुलर इंडिया, ओके। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे
कुछ डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, कुछ हिंदी लैंग्वेज में भी होंगे। ओके, तो हम यहाँ पे मर्ज करके पढ़ेंगे सारे टॉपिक, सारे जो भी टाइप्स हैं उनको। तो यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है अलमारी, दैट इज अलमेरा। संग्रहण करना मीन्स स्टोर करना, ठीक है। और कुर्सी दैट इज चेयर, संग्रहण करना दैट इज स्टोर करना। ओके, तो अगर अलमारी इज रिलेटेड टू स्टोर, मतलब जो अलमेरा है उसका संबंध संग्रहण करने से है, तो कुर्सी का संबंध किससे होगा, मतलब जो चेयर है उसका संबंध इन ऑप्शंस में से किससे होगा। तो आप देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन भी ऐसे होंगे कि आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओ। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए और एलिमिनेट कीजिए। अब देखो, जो अलमारी होती है हम उसमें सामान रखते हैं ना, टू मेक समथिंग स्टोर, तो हम उसमें कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं, किसमें, अलमेरा में। तो चेयर में क्या करते हो आप, अब बताओ, चेयर में वस्तुएं रखने का काम तो करोगे नहीं, है ना। चेयर में लेटने का काम तो आप करोगे नहीं, कोई है तो नहीं जो चेयर में लेटने का काम करता है। चेयर में खड़े होने का काम, हम खड़े होकर कुछ काम कर सकते हैं, बट जनरली चेयर यूज किस लिए होता है, बैठने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये मत दिमाग लगाना कि मैम चेयर में समटाइम्स खड़े होके हम कुछ सामान निकालते हैं, तो ये नहीं है, वो उसका काम नहीं है, वो तो जगह कुछ चीज़ है नहीं हमारे पास, तो हम चेयर में खड़े होके वो चीज़ कर रहे हैं, बट चेयर में बेसिकली करते क्या है, तो बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैठना, तो या फिर सिटिंग। ओके, और वस्तुएं रखना मीन्स टू कीप समथिंग। ओके, लेटना, लेटना, खड़े होना, अब इसकी इंग्लिश क्या, आप तो समझ ही रहे होगे, डेली उसमें बोलते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, कांच, अगर कांच का संबंध पारदर्शी से है, मतलब फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू सेकंड वर्ड, तो आपको बताना है उसी संबंध में लकड़ी का संबंध किससे होगा। तो अब आप खुद सोचो, जो कांच दैट इज ग्लास होता है, ठीक है, कांच दैट इज ग्लास, ग्लास क्या है भाई, पारदर्शी, दैट इज ट्रांसपेरेंस है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ओके, तो आपसे पूछ रहा है लकड़ी दैट इज वुड, वुड का कनेक्शन यहाँ पे किससे होगा। आपके ऑप्शन है, पेंट से होगा, क्या बताइए, पेंट से होगा, फर्नीचर से होगा, या ब्लॉक से होगा, या फिर अपारदर्शी दैट इज ओपेक से होगा। हाँ बताइए किससे होगा। तो अब आप खुद सोचो कि जो कांच है उसमें हम आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी, उसका नेचर यहाँ पे लिखा है। क्या आप वुडन यानी कि जो लकड़ी है, क्या आप उसके आर पार देख सकते हो, नहीं, वो एक हार्ड कवर, हम उसके आर पार नहीं देख सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपारदर्शी, ठीक। तो इस तरीके के कुछ जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आपको ऐसे जनरली मीनिंग निकाल कर चेक करना है, ज़्यादा ऐसा दिमाग और प्रेशर में आके नहीं पढ़ना है इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को, ठीक, इजी रहता है, आप आराम से कर लोगे। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, कलाई दैट इज रिस्ट, और रिस्ट इज रिलेटेड टू घड़ी दैट इज वॉच। ओके, तो बताइए उंगली का कनेक्शन किससे होगा, उंगली दैट इज फिंगर्स, बताइए, आपके ऑप्शन है। अब देखो पहले तो आप ये रिलेशन देखिए कि कलाई का संबंध घड़ी से हो कैसे रहा है, मतलब रिस्ट जो है उसमें आप क्या करते हो, वॉच पहनते हो ना, पहनते हो कि रखते हो, वॉच पहनते हो, तो वही भाई उंगली में आप क्या करोगे, यहाँ पे पहनने के रिस्पेक्ट में रिलेशन बन रहा है कि हम रिस्ट में वॉच पहनते हैं, ठीक है। तो उंगली में क्या करेंगे, अब बताओ, उंगली में जोड़, ये क्या है, जोड़ तो होगा नहीं, जुड़ी तो उंगलियां है ही, है ना, तो जोड़ नहीं होगा। नाखून तो भाई होते ही है, नेल्स तो होते ही है ना, नेल्स पहनते थोड़ी है फिंगर्स में हम, तो नेल्स भी नहीं होगा। अब एक है अंगूठा, एक है अंगूठी, अंगूठा दैट इज थंब और अंगूठी दैट इज रिंग, तो ऑब्वियस है फिंगर्स में अंगूठा अटैच होता है, ठीक है, अंगूठा पहनते नहीं है हम, तो अंगूठा ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि थंब ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या, अंगूठी दैट इज रिंग, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिंग। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिलेशन बन रहा है
रिस्ट और वॉच का वो पहनने के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तो उसी रिस्पेक्ट में आप फिंगर्स और पहनने वाली चीज़ों के बेसिस पे आप इसको फैच करोगे। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने टाइप बताया था कि क्वेश्चंस आते हैं भाई, कुछ गेम्स होते हैं और उनके नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको बताने होते हैं। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में जनरली पूछा जाता है। अब आप लोग क्या करते हैं, जिस गेम में आपको इंटरेस्ट है, सिर्फ आपको उसी गेम के बारे में नॉलेज है कि हाँ भाई हम क्रिकेट आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम तो देखेंगे। आपको पता है बड़े अच्छे से कि क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, क्रिकेट में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ स्टेडियम है, ये सब पता होगा आपको। लेकिन कबड्डी ठीक, गेम्स इसी टाइप के आएंगे कि जनरली वो गेम्स ऐसे ही देगा आपको कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसको टीवी में लगा के देखते भी नहीं होगे। तो अब आपको यहाँ पे बताना है, इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे जितने टाइप के क्वेश्चन मैं रख रही हूँ ना, उन क्वेश्चंस को आपको टाइप वाइज नोट करते चलना है कि हाँ एक गेम से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना, एक नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको टाइप वाइज नोट करते चलना है। तो यहाँ पे गेम और उनके प्लेयर से रिलेटेड है। तो क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, वी ऑल नो। ओके, तो आपको बताना है भाई कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो कबड्डी में टोटल 7 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7। घुमाने फिराने की बात ही नहीं है, जितने होते हैं उतने बता रहे हैं। बाकी के बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई 8 होते हैं, 10 होते हैं, है ना। नंबर्स यहाँ पे ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप तो कुछ भी लगा के आओगे, तुक्के में सही निकल गया तो ठीक, नहीं तो गलत हो जाना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, इफ राफ्टिंग इज रिलेटेड टू पानी यानी कि वाटर, अगर राफ्टिंग पानी से रिलेटेड है तो आपको बताना है कि स्कीइंग किससे रिलेटेड होगा। अब आप खुद सोचिए कि राफ्टिंग हम कहाँ पे करते हैं, वाटर में करते हैं, तो स्कीइंग हम कहाँ पे करेंगे। ऑप्शन देखिए आप, भाई आप आकाश में जाके स्कीइंग तो करोगे नहीं हवा में, है ना, तो आकाश दैट इज स्काई जो है वो ऑप्शन नहीं होगा। अब स्कीज, ये तो कोई वर्ड है ही नहीं कि स्कीज में स्कीइंग करेंगे, जिसको नहीं पता तो वो स्कीज लगा के आ जाएगा। बट वो एक्टिविटी एक्चुअली होती कहाँ पे आपको ये बताना है, तो वो किसी सतह यानी कि किसी सरफेस पे भी नहीं होती भाई। ठीक, यहाँ पे सतह भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आ गया बचा क्या, आइस यानी कि बर्फ। मतलब जो स्कीइंग है वो कहाँ पे की जाती है, आइस में, दैट इज बर्फ में। ठीक तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे होती है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगा के चलना है, थोड़ा ऑप्शंस की तरफ नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है कि ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये तो होंगे ही नहीं, उनको पहले ही हटा दो। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगेन एक और क्वेश्चन है आपके लिए गेम और उनके नंबर ऑफ प्लेयर से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल इज रिलेटेड टू 5। तो अब कोई सोचेगा कि बास्केटबॉल और 5 का क्या कनेक्शन है, कहीं यहाँ कोडिंग डिकोडिंग तो नहीं हो रही है। तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं। तो आपको बताना है फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो अब जिसको पता होगा तो वो एक बार में बता देगा, जिसको नहीं पता होगा तो वो यहाँ पे बैठ के तुक्के लगाएगा, है कि नहीं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, मेंशन करके कि फुटबॉल में इतने डैश लगा के, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर। तो ये आप लोगों के लिए है, क्लियर। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हैंडबॉल इज रिलेटेड टू 7। हैंडबॉल 7 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है फील्ड हॉकी में कितने प्लेयर्स होंगे। फील्ड हॉकी में कितने प्लेयर्स होंगे, बताइए बताइए, फील्ड हॉकी में कितने प्लेयर्स होंगे। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि फील्ड हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, और अभी मैं पीछे वाले क्वेश्चन का भी आंसर बता देती फ्लो में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हैंडबॉल में 7 प्लेयर्स, फील्ड हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं।
ठीक है। और 7 एक और किस में अभी हमने देखा था, किस में देखा था, बास्केटबॉल में, तो 5 देखा था। बैट किस में देखा था, 7 हमने, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ कबड्डी में, कबड्डी में भी 7 प्लेयर्स होते हैं और किस में, हाँ सॉरी, कबड्डी में 7 प्लेयर्स, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे ही आप देखो कि गेम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, नंबर्स ऑफ प्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, एक कॉपी पेन लो, एक बार में सारे गेम्स लिखो, उनके नंबर ऑफ प्लेयर्स लिख लो। कुछ ऐसे गेम्स है जिनमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कॉमन है, ठीक है, जैसे फील्ड हॉकी में भी 11 है, क्रिकेट में भी 11 है। ओके, तो इस तरीके से कॉमन नंबर वाले सारे गेम्स एक बार में फ्लो चार्ट बना के रख लो कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है। तो क्यों हम 1 मार्क को गंवाएं, जानते हुए भी कि जब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो भी कई लोग हैं जो सीरियसली नहीं लेते हैं इन क्वेश्चंस को और जल्दी जल्दी में गलत करके आ जाते हैं। नाउ अब अगला क्वेश्चन है कि इफ आर्मी इज रिलेटेड टू सोल्जर, मतलब आर्मी का संबंध किससे है, सोल्जर से है, तो आपको बताना है गैलेक्सी का संबंध किससे होगा, मतलब गैलेक्सी इज रिलेटेड टू व्हाट, आपको ये बताना है। तो अब आप देखिए कि आर्मी और सोल्जर का कैसे कनेक्शन हो रहा है। अगर हम इसके उसमें जाएं कि एक्चुअली में ये चीज़ें होती क्या हैं, तो जो सोल्जर्स हैं वो किस में आते हैं भाई, आर्मी में आते हैं। ठीक है, तो गैलेक्सी में इनमें से क्या आएगा, आपको ये बताना है कि गैलेक्सी में इनमें से क्या आएगा। तो खुद सोचो 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 कि भाई एलियंस तो आएंगे नहीं, गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, गेलियंस बोले, एलियंस तो आएंगे नहीं। ठीक है, मॉन्स्टर्स तो आएंगे नहीं, ठीक, राक्षस दानव गैलेक्सी में थोड़ी रहेंगे। ठीक, और नन तो पहले ही कट गया, और अब बचा क्या, प्लैनेट, मतलब गैलेक्सी में क्या आएंगे, प्लैनेट, दैट इज ग्रह। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्लैनेट यानी कि ग्रह। कहाँ आएंगे, गैलेक्सी में, आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। सोल्जर दैट इज सैनिक, ठीक, सैनिक कहाँ रहते हैं, आर्मी में रहते हैं, और ग्रह कहाँ रहते हैं, आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी में। ओके, इस तरीके से आपको मीनिंग निकाल निकाल के पढ़ना है भाई। ऑल राइट, नाउ अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन इज हॉकी इज रिलेटेड टू ग्राउंड, मतलब हॉकी का जो संबंध ग्राउंड से है, ठीक है, वही संबंध बैडमिंटन का इनमें से किससे है, बताइए। जो संबंध हॉकी का ग्राउंड से है वही संबंध बैडमिंटन का किससे है, बताओ। तो देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप, तो हॉकी ग्राउंड में खेली जाती है, ठीक है, और बैडमिंटन कहाँ खेला जाएगा। अब आप ऑप्शन की तरफ आइए और ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए। ओके, देखो रिंग में तो बैडमिंटन नहीं खेला जाएगा, रिंग में क्या की जाती है, बॉक्सिंग वगैरह। ठीक, स्टेडियम तो भाई स्टेडियम्स बने हुए होते हैं क्रिकेट के, यहाँ नहीं होगा। पिच तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो बचा क्या हमारा, कोर्ट। ठीक है, तो जो बैडमिंटन है वो कहाँ पे खेला जाता है, कोर्ट में, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही वर्ड आपको लिख के आएगा, कोर्ट। ठीक, अब ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मत समझ लेना यहाँ पे ठीक है, ये बैडमिंटन का कोर्ट, खेलने की जगह को कोर्ट बोलते हैं। ओके, तो ये होगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि गेम उनके नंबर ऑफ प्लेयर्स, गेम उनके नंबर ऑफ प्लेयर्स और गेम के जो भी जगह है जहाँ पे वो खेली जाती हैं, गेम कौन से कहाँ खेले जाते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा टाइप वाइज। अगेन एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए इसी से रिलेटेड कि रेस जो है, रेस का संबंध जो ट्रैक से है, तो बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है कि अगर रेस का संबंध ट्रैक से है, रेस का संबंध ट्रैक से कैसे, पहले तो ये सोचिए कि जो रेस है वो ट्रैक पे ही तो की जाती है ना, तो रेस होती है ट्रैक पे, तो बॉक्सिंग कहाँ पे होगी,
अब आपके पास ऑप्शन है, तो बॉक्सिंग कहाँ पे होगी? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, बॉक्सिंग होगी रिंग में। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो कहीं पे भी बॉक्सिंग कर सकते हैं, ठीक, तो वो कुछ लोग अलग हैं, वो इस एनालॉजी में नहीं आएंगे। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बॉक्सिंग एक्चुअली में रिंग में होती है और बॉक्सिंग एक गेम है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को बॉक्सिंग करनी तो आप तो कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट? तो उस चीज़ को यहाँ पे रिलेट मत करना, ठीक है, कि ग्राउंड लगा के आ गए कि हम तो ग्राउंड में भी लड़ते हैं, बॉक्सिंग तो ग्राउंड में भी हो सकती है, नहीं, ये सब नहीं करना है वहाँ पे। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड पे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसका हिंदी एग्जाम में आपको नहीं आएगा, हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है, बट मैं यहाँ सॉल्व करवाते वक्त आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या चीज़ें क्या हैं। तो अब अगर आपको बनता है तो आप खुद भी सॉल्व कीजिए। देखो, क्वेश्चन इज कि मैंड इज रिलेटेड टू पैच। मैंड और पैच का क्या कनेक्शन है, सबसे पहले तो ये बताओ, और ये पता होगा तो ही आप बैंड का कनेक्शन निकाल पाओगे। ठीक है, तो अगर आप देखें इसके मीनिंग पे जाएं तो मैंड का मीनिंग होता है टू रिपेयर समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को जोड़ना, रिपेयर करना। और पैच का मीनिंग भी वही होता है कि टू रिफॉर्म समथिंग, किसी चीज़ को बनाना, मरम्मत करना, लाइक दैट। तो ये दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के सिनोनिम है, मतलब समानार्थी हैं। अगर हम हिंदी में बोले तो ये आपस में समानार्थी शब्द हैं या फिर ये सिनोनिम्स हैं। ठीक, तो बैंड जो होगा, बैंड का सिनोनिम यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो अब आप खुद सोचिए कि बैंड का मीनिंग पहले तो क्या होता है। तो बैंड का मीनिंग होता है मुड़ना या मोड़ना, समथिंग, ठीक है, किसी चीज को टर्न लेना, कर्व करना, ये मीनिंग होता है किसका, बैंड का। तो उस हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, क्रिएट तो नहीं होगा। अगर आप एलिमिनेट करने पे आओ तो पहले तो आप ऑप्शन से हटाओ कि ऑप्शन में आपको किस किस का मीनिंग अगर पता है तो वो आप हटाते जाओ। जैसे क्रिएट नहीं होगा, ठीक, क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, बनाना, ये नहीं होगा। डायरेक्शन तो भाई ये दिशाओं को बता रहा है, तो माना कि यहाँ पे टू कर्व समथिंग, किसी चीज़ को मोड़ना, समथिंग आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन को अभी आप होल्ड करके रखिए। अगर हम मोल्ड पे आए तो मोल्ड का मीनिंग होता है कंटेनर या ढांचा, ठीक, ये होता है मोल्ड। तो मोल्ड भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये मुड़ना, ये ढांचा, ये क्या, कोई कनेक्शन नहीं है। ये मोड़ना या मुड़ना, कुछ कर्वली टर्न लेना, ठीक है, मतलब इसको आप एक तरीके से कह सकते हो टर्न या फिर कर्व्ड टर्न, ठीक, इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, ट्विस्ट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो रिलेट करेगा वो वर्ड है ट्विस्ट, दैट इज मुड़ना या मुड़ना, वही बैंड से रिलेटेड होगा। तो बैंड का जो एक्चुअल यहाँ पे सिनोनिम लाई करेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्विस्ट। ठीक, तो इस तरीके से आपको अगर ये वाले क्वेश्चन करने हैं तो आपकी थोड़ी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग से वोकैब पढ़ने नहीं बैठना है। आप सी सेट का एग्जाम दे रहे हो ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि अब एक नंबर के लिए हम पूरी वोकैब उठा के पढ़ने बैठ गए, नहीं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आप उतने क्वेश्चन भी लगा लोगे ना इस टाइप वाले, तो आपकी वोकैब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कैसे, 4 वर्ड तो आपको यहीं दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन का आप मीनिंग निकालो। अगर आपको पता है तो ठीक, और नहीं पता है तो उसको स्किप नहीं करना है ये सोच के कि भाई मुझे बैंड का मीनिंग पता था, ट्विस्ट होता है, और बाकी के 3 वर्ड को मैंने अवॉइड कर दिया, भगवान जाने क्या मीनिंग है इनका। नहीं, उस शब्द यानी कि उस वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो वहीं की वहीं तुरंत उसका मीनिंग आप चेक करो, गूगल करो और नोट डाउन करो, ताकि वो अगली बार आपको याद रहे। क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपने अभी ये शब्द छोड़े, कि मान लो मीनिंग आपको पता होता मैंड, पैच, बैंड और ट्विस्ट, ये राइट आंसर होगा अगर आपको ये पता होता, लेकिन आपको मोल्ड का मीनिंग नहीं पता होता और आपको यहाँ पे कुछ और वर्ड होते जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होता, तो आप उन शब्द को इन बेसिस पे ना छोड़ें कि यार आंसर तो ये था ना, इसका मीनिंग तो मुझे आता है, चलो हटाओ, ये नहीं करना है। ठीक, ईच एंड एवरी वर्ड जिसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो उसका तुरंत वहीं की वहीं मीनिंग याद करो और उसको दिमाग में बैठा लो। फिर अगली बार जब वो वाला वर्ड दोबारा आए और तब भी आपसे ना बने
तो भी तुरंत मीनिंग उसको चेक करो, ताकि वो एक बार, दो बार, तीन बार भूलोगे, हर बार नहीं भूलोगे। जब वर्ड्स रिपीट होने लगेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब यहाँ पे देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे इफ पे इज रिलेटेड टू रिसीव, मतलब जो पे है उसका संबंध रिसीव करने से है, ठीक। पे करना मीन्स भुगतान करना, है ना, और रिसीव करना मीन्स प्राप्त करना, ठीक, किसी चीज का मिलना। तो ये दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक। पे कर रहे हैं तो मनी जा रहा है, रिसीव कर रहे हैं तो मनी आ रहा है, ओके। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो आपको बताने कि वॉश का यहाँ पे ऑपोजिट क्या होगा, वॉश का ऑपोजिट। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वॉश का मीनिंग तो होता है धोना, ठीक, मतलब यहाँ पे क्लीनिंग की बात हो रही है, तो और रिलेशन बन रहा है ऑपोजिट का, तो ऑब्वियस है। अब आप ऑप्शन की तरफ आएंगे तो आप क्लीन को आंसर तो नहीं करेंगे, क्योंकि रिलेशन बिटवीन पे एंड रिसीव इज ऑपोजिट, है ना, तो ऑपोजिट रिलेशन यहाँ पे भी होना चाहिए। तो वॉश मतलब धोना, तो क्लीन साफ सफाई से रिलेटेड है, तो क्लीन भी नहीं आएगा ऑप्शन में, आंसर में। नीट भी साफ सफाई से रिलेटेड है, सिनोनिम है क्लीन का, नहीं आएगा राइट आंसर में। अब देखो यहाँ पे बचा ड्रेंच। ड्रेंच का मीनिंग क्या होता है, टू वेट समथिंग, मतलब किसी चीज को गीला करना, एकदम भिगो देना, ये होता है ड्रेंच का मीनिंग। तो वॉश और ड्रेंच तो आपस में क्या हो गए, सिमिलर टाइप के हो गए, ठीक है। वॉश करने के लिए भी हम धो रहे हैं, गीला कर रहे हैं, और यहाँ पे ड्रेंच का मीनिंग भी क्या है, टू वेट समथिंग, किसी चीज को गीला करना, एकदम भिगो के रख देना, तरवतर कर देना, लाइक दैट, ठीक है, ये वर्ड बोलते हैं उसके लिए। तो ड्रेंच यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो उसके सिनोनिम में जा रहा है, साफ सफाई, धोना, गीला करना। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि मैम सॉइल का मीनिंग तो मिट्टी होता है, मिट्टी कैसे होगा इसका ऑपोजिट, है ना। बट सॉइल का एक मीनिंग टू मेक समथिंग डर्टी, मतलब किसी चीज को गंदा करना, मैला करना से रिलेटेड भी एक मीनिंग निकलता है सॉइल का। इसीलिए यहाँ पे वॉश के ऑपोजिट में कौन आ जाएगा भाई, सॉइल, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। अब जिसको मल्टीपल मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो वो ऑप्शन नंबर डी को ना सबसे पहले एलिमिनेट करेगा, और वो यहाँ पे ढूंढेगा और सोचेगा नीट और क्लीन तो होंगे नहीं, तो ड्रेंच लगा के आ जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। मैं आपको साइमल्टेनियसली ये भी बता रही हूँ कि कहाँ पे गलती हो सकती है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे आपने ये देखा कि जो हमारी एनालॉजी है भाई, उसमें ऑपोजिट, ठीक, ऑपोजिट, इसके अलावा सिनोनिम, ऑपोजिट, सिनोनिम, और अभी ये वाले हमने देखे कि ये वाले रिलेशन हमको देखने को मिलते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ का ऑपोजिट होता है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में, वो आपसे पूछ लेगा। ऐसे ही सिनोनिम हिंदी में भी पूछ लेगा, इंग्लिश में भी पूछ लेगा। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन के थ्रू, तो वहीं की वहीं नोट कर लो भाई कि एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ओके। एकदम सीधा सीधा नहीं आएगा कि दिन का रात होता है तो बताओ सुबह का शाम, ये वाले इतने सिंपल नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसका मीनिंग आप निकाल पाने में आपको दिक्कत होगी ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि हर कुछ ही टफ होगा, इजी होता है, आप कर लोगे, डरना नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल धड़ल्ले से पढ़ना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ कि एनालॉजी हम तो करके ही आएंगे, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि फिश इज रिलेटेड टू एक्वेरियम। तो अब आप देखिए कि फिश और एक्वेरियम का क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, वही कनेक्शन आपका बर्ड्स और इन ऑप्शंस में से होना चाहिए। तो देखो जरा क्या कनेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फिश है वो एक्वेरियम में रखी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा भी आपके घर में कि जो फिश है वो एक्वेरियम में रखी जाती है, ठीक है, कंटेनर टाइप का होता है। तो आपको बताना है, तो अब रखी जाती है या रहती है के सेंस में आप इसको निकाल सकते हो। तो जो बर्ड्स हैं उनका इसमें से क्या कनेक्शन होगा,
तो बर्ड्स से रिलेटेड शब्द आपका जो होगा वो होगा यहाँ पे अवेरी। ठीक, ये वाला वर्ड जो होता है ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो अपियरी है ये प्लेस है वेयर बीज आर केप्ट, मतलब जहाँ पे बीज को रखा जाता है, यानी कि जो मधुमक्खियों के रखने का स्थान होता है ना, वो आता है किसमें, अपियरी में। ठीक है, इसके अलावा ये जो बायर है, तो ये जो बायर है ये कहलाता है काउ शेड, मतलब गौशाला। ओके, तो ये भी बर्ड्स के लिए तो गौशाला, बर्ड्स गौशाला में तो रहेंगी नहीं। और ये जो ड्रे है, ड्रे क्या कहलाता है, तो जो ड्रे है वो कहलाता है अ प्लेस वेयर स्क्वेरल्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे गिलहरियों को रखा जाता है। स्क्वेरल्स आर केप्ट, गिलहरी, ठीक है, गिलहरियों के रखने का स्थान या नेस्ट ऑफ स्क्वेरल्स हम कह सकते हैं, ये होता है ड्रे। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन एक था, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चन, ठीक, और एक आपको गिवन था 5 क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। तो इसी तरीके से आपको मीनिंग निकालते हुए वर्ड्स को क्या करना है, याद रखना है माइंड में। तो ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान से कीजिएगा। और ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, समटाइम्स मीनिंग पता ना होने के कारण हम ये गड़बड़ कर देते हैं। ठीक, तो इनको आप ध्यान रख लो कि ये वाला टाइप पढ़ना है। नाउ अब अगला क्वेश्चन है कि विस्की इज रिलेटेड टू डिस्टिलरी, ठीक है, तो ब्रेड इज रिलेटेड टू व्हाट, आपको ये बताना है कि विस्की और डिस्टिलरी का क्या कनेक्शन है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो विस्की है वो डिस्टिलरी में बनाई जाती है, ठीक, अगर हम इसके एक्चुअल मीनिंग पे जाएं तो ये यहाँ पे बनती है। तो अब आपको बताने कि ब्रेड को इसमें से कहाँ पे बनेगी। ठीक, तो देखो ऑप्शन की तरफ जाइए और ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, जो जो पता है उसको अलग करते जाइए आप। जैसे डेयरी, भाई डेयरी तो मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा जो ब्रूअरी है, ठीक है, ये जो ब्रूअरी है ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे बियर बनाई जाती है। ठीक, और फिर ये जो बैरिस्टा है तो ये कॉफ़ी से रिलेटेड है, टू सर्व कॉफ़ी पब्लिकली। ठीक है, अब बचा क्या हमारा, बेकरी, तो बेकरी में केक, ब्रेड, ये सब क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेकरी। ठीक, तो ब्रेड बेकरी में बनाई जाती है इस तरीके से। ओके, तो आपने सारे ऑप्शंस की मीनिंग भी याद कर लेने हैं कि ये किससे रिलेटेड है। कई बार हो सकता क्या, ये तो होता ही है, एग्जामिनर और कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन क्वेश्चन बनते कैसे। मान लो ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ गया, ठीक है, इसमें जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन से रिलेटेड अगर उनका मीनिंग आप पढ़ते हुए चलोगे तो आपसे बन जाएगा। आपके ऑप्शन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपके फ्रेंड के शिफ्ट में आ गया, ठीक, इस ऑप्शन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन दूसरे के शिफ्ट में आ गया, करना वही है, कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है। तो पढ़ने का तरीका आपको समझना है कि ऑप्शंस भी जो हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता हो। ठीक है, तो अवॉइड नहीं करना है कि यहाँ पे तो हम लगा लेते हैं मैम बेकरी और ब्रेड का कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे 3-2 शब्द आपको न्यू मिले होंगे, एक ब्रूअरी, एक बैरिस्टा, डेयरी भी चलो बना ही लोगे, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, इफ प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू वेस्ट, ठीक है, प्रोड्यूस करना और यहाँ पे हो रहा है वेस्ट करना, मतलब प्रोड्यूस मतलब किसी चीज़ का उत्पादन करना, ठीक, और वेस्ट करना मतलब उसको वेस्ट ही करना। ओके, समझ जाना। तो रिलेशन क्या बैठ रहा है यहाँ पे, रिलेशन बैठ रहा है ऑपोजिट वाला। ओके, तो कॉन्ट्रास्ट का क्या हो जाएगा फिर,
मतलब कॉन्ट्रास्ट का भी आपको ऑपोजिट बताना है कि इनमें से क्या होगा। मतलब यहाँ पे जानबूझकर ऑपोजिट और सिनोनिम दोनों दिए होंगे, ठीक है। तो आपको उसको वो करना है, चेक करना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले तो ये कि कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है ना। कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम अलग, अनमैच, ठीक है। तो ये क्या है कॉन्ट्रास्ट, हमें बनाना क्या है इसका ऑपोजिट, ठीक है। तो ऑपोजिट में क्या हो जाएगा यहाँ पे मैच, ठीक। सिनोनिम में अनमैच जाएगा और ऑपोजिट में मैच आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो करेक्ट तो होगा नहीं, कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग अलग जा रहा है, करेक्ट का मीनिंग तो सही होता है, तो ये तो होगा नहीं करेक्ट, यहाँ पे ट्रू ये नहीं आएगा, ओके। कॉन्ट्राडिक्ट ये भी नहीं आएगा, ये भी है भाई काटने से रिलेटेड, कॉन्ट्राडिक्ट करना, किसी चीज़ को काटना या फिर किसी चीज़ के अगेंस्ट दिखना, ठीक। और ओपोज का मतलब भी क्या होता है, अगेंस्ट से रिलेटेड, किसी चीज़ का विरोध करना, मना करना, ठीक। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम हैं और करेक्ट होगा नहीं, बचा क्या मैच, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैच। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड है और किससे रिलेटेड है, इंग्लिश में भी वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है। तो वर्ब्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भाई। देखो क्या है, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएंगे, आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ हिंदी में नहीं लिखे हैं, ये आते ही इंग्लिश में है, तो इसलिए मैंने वो तो मीनिंग समझाने के लिए मैं हिंदी इंग्लिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो ईट इज रिलेटेड टू एट, ठीक। ईट एट से कैसे रिलेटेड है पहले तो आप ये देख लीजिए। तो वही रिलेशन आपका बाय और अगले वर्ड में से होना चाहिए, इन शब्दों में से, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मीनिंग निकालें, तो जो ईट है भाई उसका मतलब होता है खाना, है ना। और जो एट है वो उसका सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, ईट एट एटन, है ना। तो ये क्या है उसका सेकेंड फॉर्म, मतलब ये समझ में आ गया कि वर्ब्स और उनके फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये है फर्स्ट फॉर्म और ये है सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे भी जो बाय है ये फर्स्ट फॉर्म होगा और यहाँ पे आने वाला वर्ड जो होगा वो सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। तो ऑप्शन में आप देखिए कि बाय का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, बाय दैट इज खरीदना, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा भाई, खरीदा, दैट इज बॉट। तो कहाँ लिखा है बॉट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इसका वर्ब का बाय का सेकेंड फॉर्म है बॉट। परचेस नहीं होगा क्योंकि परचेस का मतलब तो खरीदना ही होता है, ये इसका सेकेंड फॉर्म नहीं है। बाइज भी नहीं होगा, एस लगा दिया गया, ये नहीं होगा। और ब्रिंग्स तो होगा ही नहीं, लाना ले जाना वाली कंडीशन है, ये तो खरीदने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम मीनिंगफुल वर्ब के सेकेंड फॉर्म में जाएं तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बॉट, ओके। तो ये हो जाएगा आपका आंसर थर्ड वाला, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट वेट इज रिलेटेड टू लिंगर, ठीक है। वेट का संबंध लिंगर से है, तो आपको बताना है कि वाइट का संबंध किससे होगा। और जो रिलेशन वेट और लिंगर में है वही रिलेशन वाइट और इनमें होना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले तो वेट का मीनिंग आपको पता ही होगा, इंतजार करना, ठीक है। और लिंगर का मीनिंग होता है और अधिक इंतजार करना, ठीक, ज्यादा इंतजार करना, जो कि करवाते हैं लोग, ओके। नाउ तो आपको बताने कि बाइट का मीनिंग क्या होगा, बाइट के लिए अगला वर्ड क्या होगा। और बाइट का मीनिंग है काटना, ठीक, काटना, ओके। तो अब बताइए आप क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। देखो अब ये मत सोचना कि मैम ईट हो सकता है, क्योंकि खाना खाना काटते नहीं है, खाना हम खाते हैं, ठीक है। दांतों से उस चीज को काटा जाता है, वो अलग है चीजों को, ओके। हिस तो नहीं होगा भाई, हिस मतलब फुफकारना, ठीक। मरमर का मीनिंग होता है टू से समथिंग इन लो वॉइस और पिच, मतलब बहुत ही धीमी आवाज में बोलना या कहना, मरमर। तो बाइट
और आवाज़ का कनेक्शन नहीं है, ठीक। बाइट और हिस का कनेक्शन नहीं है, फुसकारना फुफकारना टाइप्स। अब ईट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और शब्द हमें देखने को मिल गया है, ग्नॉ, ठीक है। ये जो ग्नॉ वर्ड है, इसमें क्या है, जी साइलेंट है पहले तो, और दूसरा चीज कि इसका मीनिंग होता है टू कट मैनी टाइम्स, मतलब और अधिक बार काटना, ठीक है। टू कट मैनी टाइम्स मतलब और अधिक बार काटना। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल इंतजार करना, यहाँ पे और अधिक इंतजार करना, यहाँ पे काटना और यहाँ पे और अधिक काटना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नो। ओके, इस तरीके से आपको मीनिंग निकाल के इन वर्ड्स को रिलेट करना है कि क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे आप इनका भी मीनिंग लिखते चलें। टू से समथिंग इन लो पिच, ठीक, टू से समथिंग इन लो वॉइस या पिच बोल लो, ठीक है, धीमी आवाज़ में कुछ कहना। और हिस तो मतलब होता है फुफकारना, ठीक, स्नेक हिस सुना होगा। और ईट मतलब खाना, ठीक है। बाकी का तो जनरल वर्ड है, आपसे बनी जाएंगे। नाउ अगला क्वेश्चन एक और आप सभी के सामने है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, बताओ। देखो, ग्लव्स इज रिलेटेड टू हैंड, ठीक है, ग्लव्स जो है वो हैंड से रिलेटेड है। तो आपको वही रिलेशन बताना है कि कैप का क्या होगा इनमें से, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, ग्लव्स हैंड से कैसे रिलेटेड है। ग्लव्स को आप क्या करते हो, हाथों में पहनते हो ना, कोई पैर में तो नहीं पहनता। ग्लव्स इज रिलेटेड टू हैंड। तो आपको मतलब यहाँ पे ये पहनने की चीज है और ये कहाँ पहनते हैं वो ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको वही बताना है, कैप। अब कैप कहाँ पहनोगे, खुद सोचो, सोचो। पेट में कैप तो पहनोगे नहीं, स्टमक मीन्स पेट, पेट में तो कैप पहनोगे नहीं, है ना। फिर हेड में पहनोगे, लेग्स में तो पैर मतलब पैर में तो कैप पहनोगे नहीं, ठीक। नेक में तो बिल्कुल भी कैप नहीं पहनोगे, यानी कि गला, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेड, दैट इज सिर। कहाँ पे कैप पहनेंगे हम, सिर में, ठीक है। बाकी के ऑप्शन में आप नहीं पहनोगे। तो कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आप उसको आराम से रिलेट कर लोगे, और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट तब हो जाते हैं जब आपको वहाँ पे मीनिंग नहीं समझ में आ पा रहा होता है। तो उसके लिए मतलब सॉल्यूशन एक ही है कि आप प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, वोकैब हो, वर्ड्स हो, वो आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, तो अगली बार आपसे बन जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन इज, एक वर्ड है यहाँ पे इरेडिकेट, ठीक है। इफ इरेडिकेट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रॉय, मतलब इरेडिकेट और डिस्ट्रॉय का क्या कनेक्शन है, पहले तो आप ये देख लीजिए। तो अगर आप ध्यान से इस पे मीनिंग पे जाएं, तो इरेडिकेट और डिस्ट्रॉय दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना। मीन्स ये दोनों क्या है आपस में, सिनोनिम्स के रिलेशन में, मतलब समानार्थी शब्द है, ठीक है। ये क्या है आपस में, समानार्थी वर्ड है। ओके, कौन, इरेडिकेट एंड डिस्ट्रॉय। तो अब आपको बताना है प्लेजर का सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा, प्लेजर का सिनोनिम क्या होगा। तो अब मैं ही बताऊं या ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूं। हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, हेल्प होगा, सॉरी, फील होगा, डिलाइट होगा, सैड होगा या डैम्प होगा। अब करना क्या है, जो राइट आंसर होगा उसके अलावा भी आपको इन वर्ड के मीनिंग याद करने हैं, ठीक है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो, आपके पास थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा हो, तो आप बाकी के वर्ड का मीनिंग भी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और नहीं बता पाओ तो अपने दिमाग में तो रख ही सकते हो ना, कि नहीं रख सकते, ठीक। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनालॉजीज में देखने को मिलेंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, वो क्वेश्चन किए बेसिकली हमने हिंदी वर्ड को कवर किया है और इंग्लिश वर्ड को कवर किया है, ठीक है।
अब ये नंबर्स और इमेजेस वाले क्वेश्चन हम आगे चैप्टर में उसको कवर कर लेंगे, ठीक। नंबर्स जब हम नंबर सीरीज वगैरह पढ़ेंगे, मिसिंग नंबर सीरीज, तो हम नंबर्स को वहाँ पे पिक कर लेंगे, और जो इमेजेस वाला है वो भी जब हम ऑड वन आउट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एनालॉजी इन 4 टाइप्स पे बेस्ड होती है, और क्वेश्चंस जीके जीएस में कहीं से भी किसी भी चीज़ से, डेली लाइफ से, इधर उधर से चीज़ें पूछी जा सकती हैं कुछ, बट ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पे एक सेंस निकालती हैं, कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड होते हैं यहाँ पे, एकदम मीनिंगलेस सिलॉग जैसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता, ओके। तो इसलिए आपको मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ अब आज का सेशन छोटा ही था आप सभी के लिए, अगली क्लास में हम बाकी के टाइप को कवर कर लेंगे, एक मर्ज चैप्टर किसी चैप्टर में इन्वॉल्व करके, ओके। तो अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, बट एंड करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आईडीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी एंड दिस इज़ माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि स्टडी आईक्यू में जो भी बच्चे जिस भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश, जेएंडके, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, हरियाणा, असम, ओडिशा, यूपी, बिहार, जो भी आप जिन भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू में ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ओके। जिसमें आपको सारे लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्रक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और मेंटोरशिप आपको दी जाएगी, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स होंगे, प्रॉपर गाइडेंस होगा, सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेस पे एसआईक्यू के तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों हमारे साथ इस बैच में जुड़ने के लिए, तो हम यहाँ वाईटी यूट्यूब में तो क्लासेस लेते ही हैं, इसके अलावा आपको और डिटेल्ड मैनर में इन बैचेस में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं इसको परचेज़ करना, तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 18,999, ठीक। बट अगर आप मेरे कोड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ आयुषी लाइफ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और आपके लिए ये जो प्राइस है ये रिड्यूस होके आपको मिलेगा 14,999 में, ठीक है। इस प्राइस में आपको इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह में मिल रही हैं। फ्रॉम प्री टू इंटरव्यू तक की तैयारी आपको इसी एक प्लेस पे कराई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं भाई कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, ठीक है, तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ओके। बस आज का सेशन यहीं तक था। अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। कल आपसे मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।